बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है और आज ये एक लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जो कि कोर्स कोड 3752 से मुतल्लिक़ है। पहले लेक्चर के अंदर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया पूरी बुक से रिलेटेड कि इस बुक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट यूनिट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ लीडरशिप कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी इदारे के अंदर जब लोग इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं तो उनको एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर तरतीब की ज़रूरत होती है कि कौन सा काम किसने करना है, किस वक्त करना है और किसके तहत करना है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जहाँ कहीं इकट्ठे हुआ करें तो उनमें से अपना एक अमीर चुन लिया करें ताकि मामलात की अंजाम दही में आसानी रहे। तो जहाँ तक मैनेजर्स का ताल्लुक़ है और लीडर्स का ताल्लुक़ है तो इनके अंदर स्लाइड सा डिफरेंस है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मैनेजर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक ठीक करते हैं, और इसके अगेंस्ट लीडर जो है वो हमेशा ठीक चीज़ें करता है, चीज़ों की अंजाम दही में उसकी एक्सपर्टीज़ बेहतर होती हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, उनके दरमियान डिफरेंसेस है कि लीडर क्या होता है, मैनेजर्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। अक्सर हमारे तालिबे इल्म इनमें कंफ्यूज रहते हैं, अगरचे सारों का फंक्शन समहाउ एक सा ही है मगर स्लाइड सा डिफरेंस है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर्स क्या होते हैं। ये दोनों मेंटेन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट और फंक्शन, रोज़मर्रा का जो काम है इदारों का, जो इदारों के अंदर हमने करना होता है डे टू डे, उनको बेहतर तौर पे अंजाम देने में ये अपना किरदार अदा करते हैं। इसके बाद ये रिप्रेजेंट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग दैट आर नीडेड टू अचीव गोल और प्रोड्यूस एंड आउटपुट, कि हमने जो सेट अपने टारगेट रखे हैं उन तक कैसे पहुंचना है, उनको कैसे अचीव करना है, उनकी तरफ बढ़ने में हमारी ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं। अब हम थर्ड पढ़ते हैं कि लीडर्स कौन होते हैं। हु आर द लीडर्स, जिन्होंने लीड करना होता है। डील विद क्रिएटिंग विजन एंड स्ट्रेटजिक डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल। ये इनके अंदर ये सलाहियत होती है लीडर्स के अंदर कि ये दीवार के उस तरफ भी देखते हैं। दे कैन एस्टिमेट, दे कैन इमेजिन व्हाट विल बी हैपन ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, यानी कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। इनका विजन ज़रा ब्रॉडर होता है एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर की निस्बत। दूसरा, ये एस्टेब्लिश अ कल्चर एंड क्रिएट कंडीशन दैट फैसिलिटेट द जर्नी, ये फैसिलिटेट करते हैं उस रास्ते की तरफ जहां पहुंचकर हमने अपने टारगेट को अचीव करना है। दे लीड, लीडर, एक अच्छा लीडर सबसे पहले उस रास्ते पे खुद चलता है और फिर जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उनको बताता है कि लेट्स कम फॉलो मी एंड देन टू अचीव द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो एक स्लाइड से डिफरेंस था मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीडर्स के बीच में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या होता है। ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये नज़्म ज़दब तंजीम जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड एवरीथिंग रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इदारे के अंदर जितने काम भी हो रहे होते हैं, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक, उन सब का जो एक अगर हम अहाता करना चाहें तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कहते हैं। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इट इंश्योर साउंड प्लानिंग, गुड डायरेक्शन एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। जी, इसके डिफरेंट स्टेप हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के, जिसके अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रॉपर डिसीजन ले लें किसी भी जगह पे तो हाफ वर्क डन हो जाता है। और एक दफ़ा कहते हैं थिंक अ 1000 टाइम एंड देन टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट। 1000 दफ़ा सोच लें पहले काम करने से पहले, लेकिन जब एक दफ़ा डिसीजन कर लें एक चीज़ का तो फिर उसके ऊपर स्टिक हो जाएं, उसके ऊपर कायम हो जाएं और आगे बढ़ें। अब इस डिसीजन ऐसे नहीं लेना कि आपने अफरा तफरी में कोई भी फैसला ले लिया है। डिसीजन लेने के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। लाइक सबसे पहले आपको डिसीजन जिस पे लेना है उस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि मसला क्या है।
व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जिसके ऊपर हमने ये फैसला लेना है, और कौन सी ऐसी चीज़ हमारे सामने आ गई है कि हमें फैसला लेना पड़ गया है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को बड़ी क्लियर कर लें कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, या हम ऐसे ही बैठ के डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपना उसका तय कर लें। जब प्रॉब्लम तय हो जाए, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्टिंग डेटा, फिर उससे रिलेटेड आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, डेटा इकट्ठा करें कि उस प्रॉब्लम की क्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। जब आप ये तय कर लें तो नेक्स्ट आपने चलना है डेवलपिंग द ऑप्शन। अब आप मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर करें कि ये प्रॉब्लम इस तरह भी सॉल्व हो सकती है, ये प्रॉब्लम इस तरह भी सॉल्व हो सकती है, इसके लिए इतने ज़रूरत है, इतने फाइनेंस की ज़रूरत है, इतने मैन पावर की ज़रूरत है। आप डिफरेंट ऑप्शन के ऊपर गौर करें और फिर जो सबसे सूटेबल ऑप्शन हो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन में उस पे जाएं। नेक्स्ट स्टेप है प्लान एंड एग्जीक्यूट, और फिर अल्लाह का नाम लेके उसकी सोल्यूशन की तरफ आप चल पड़ें। और लास्ट है टेक फॉलो अप एक्शन। सोल्यूशन का पे पहुंच के रुकना नहीं, बल्कि जब प्रॉब्लम पे आपने उसका हल ढूंढ लिया है तो उसका कुछ अरसे बाद देखें कि उसका फॉलो अप भी लेते रहें कि दोबारा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है और कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि आपने रुक जाना, आपने उसका कुछ अरसे बाद दोबारा भी जाके चेकअप कराना है कि दोबारा वो मौसम आया है, दोबारा वो सीज़न आया है, दोबारा वो सिम्टम्स आई हैं तो क्या वो फिर तो नहीं आ रही। तो इस तरह ये होता है कि आप जल्दी ही उसको काबू पाने के काबिल हो जाते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए स्टेप होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम का पता करें, फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करें, फिर डिफरेंट ऑप्शन पे गौर करें, फिर उसको एग्जीक्यूट करें और फिर फॉलो अप भी उस पर आप ले। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के डिसीजन लेना है आपने। डिसीजन लेने के बाद आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि कौन सी चीज़ को कहाँ, कैसे और किस वक्त इस्तेमाल करना है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। द बेसिक स्टेप इन द मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ रोड मैप दैट आउटलाइन ईच टास्क टू मीट ऑल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कि उस रोड मैप का तय करना है कि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए किसने क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस वक्त करना है और कितना टाइम लगना है। जितनी अच्छी प्लानिंग होती है, जितनी अच्छी प्लानिंग के दौरान हम डिसीजन कर लेते हैं, उतना ही हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो हमारा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर किसी जगह प्लानिंग के अंदर फ्लॉ रह जाएं, प्लानिंग वीक हो जाए, तो फिर हमें वापस दोबारा जाना पड़ता है और शुरू से सारा प्रोसेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, इससे अगला जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का स्टेप है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ अ फंक्शन इन विच कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टेक प्लेस। अब और जब हमने प्लानिंग कर ली तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, दूसरा हमारे पास फिजिकल और फाइनेंस है। ह्यूमन से मुराद इंसान कितने इन्वॉल्व करने हैं। जब हम एजुकेशन इदारे की बात करते हैं तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स टीचर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, फाइनेंशियल स्टाफ है। इन सब को हमने कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किसको कौन सा काम किस वक्त देना है और उससे आउटपुट कैसे लेनी है। तो सेकंड इसका है कि फिजिकल एसेट भी साथ साथ होते हैं इदारे के अंदर। जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहाँ फिजिकल एसेट्स के अंदर आपकी लाइब्रेरीज हैं, आपकी लैब्स हैं, आपके क्लासरूम हैं, क्लासरूम के अंदर आपका फर्नीचर है, आपके कंप्यूटर हैं, इवन जो आपके फिल्टर प्लांट है, इन सब चीज़ों की आप फिजिकल एसेट्स में आते हैं। इनकी प्लानिंग करनी है, इनको ऑर्गेनाइज करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, किसका कब प्रॉपर इस्तेमाल करना है और उनके अंदर आपस में कितनी यूनिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस। फाइनेंस के बगैर कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट होती है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी काम, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तीनों के अंदर प्रॉपर यूनिटी कि कब पैसे को आपने ह्यूमन पे यूज़ करना है, ह्यूमन रिसोर्स पे, कब आपने फिजिकल एसेट्स खरीदने हैं, इन सब के अंदर ऑर्गेनाइज इनको करना प्रॉपर तरीके से। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का। इसके बाद है ऑल द थ्री रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू गेट रिजल्ट। जब इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये प्रॉपर यूटिलाइज होंगे, तो फिर हम अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो अपने रिजल्ट हैं, वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कहीं पे कोई फ्लॉ आ गया, आपने पैसा टाइम से पहले यूटिलाइज कर दिया, फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है और हमने जो हमें बजट मिला है उसको हमने पूरे साल के अंदर इस तरह यूज़ करना है कि ना तो कहीं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर कमी आए, ह्यूमन कम हूँ, टीचर्स कम हूँ, सपोर्टिंग स्टाफ कम हूँ, ना कहीं फिजिकल जो फैसिलिटी चाहिए स्टूडेंट्स को, क्लासरूम के अंदर पंखे ही नहीं हैं, अब पैसा खर्च हो गया है, अब आपको और तो सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक लंबा प्रोसेस है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये है
कि आप प्रॉपर शुरू साल के अंदर ही ये देख लें कि कहाँ किस चीज़ को कब यूटिलाइज करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर कहीं फला ना आए और खला ना रहे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट, इंसानी ज़िंदगी के अंदर सबसे जो अहम है वो है गुफ्तगू करना, अपना पैगाम किसी तक पहुंचाना, ये बहुत अहम होता है। जहाँ कहीं कम्युनिकेटिव के अंदर फला आ जाता है, आपने इंस्ट्रक्शन दी अपने जूनियर को, वो समझ नहीं पाया, वो खौफ के मारे पूछा भी नहीं उसने और वो वहाँ से चला गया। जब चला गया अब जाके उसके वो उसी परेशानी में रहा कि मुझे मेरे बॉस ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, वो काम उसने उल्टा कर दिया और आके फिर वो ज़्यादा मामला ख़राब हो गया। इसकी बजाय ये है कि डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी कंसाइज, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। जो बात आप करना चाहते हैं वही करें और कम्युनिकेशन के अंदर कभी गैप ना आने दें। ये टॉप डाउन भी होती है और बॉटम अप भी होती है। अपने जो जूनियर्स हैं उनकी भी बात सुने और अपने सीनियर्स की भी बात सुने और फिर फैसला करें। हम हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम डिपार्टमेंट बैठे होते हैं तो बॉस अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहा होता है विदाउट नोइंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टाफ। कहते हैं सब द बेहतरीन, द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन ये है, लिसन मोर एंड स्पीक लेस। दूसरों से ज़्यादा सुनो और बोलो कम। जब कभी मीटिंग हो सबसे राय लें, हर बंदे से पूछें कोई इशू आ गया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, और किसी को उसी एट द स्पॉट निगेट ना करें। बेस्ट वे इज कम्युनिकेशन, आप भी ठीक कहते हैं, आप भी ठीक कहते हैं, बट हम इस तरह कर लें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। दिस इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के अंदर है मैनेजर्स हु कम्युनिकेट वेल आर लाइकली टू बी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन होती है उतने मिसाइल कम पैदा होते हैं और मिसाइल अगर आ जाएं तो उनका हल उतनी जल्दी मिल जाता है। स्पेशली जब हम एक की बात करते हैं और वहाँ जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टीचर्स आर द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ अ टीचर इज़ टू कम्युनिकेट। उसके माइंड के अंदर हज़ारों किस्म का नॉलेज है, हज़ारों बुक्स उसने पढ़ी हैं, बट इफ़ ही और शी इज़ अनएबल टू डिलीवर दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कम्युनिकेशन स्किल है कि यहाँ क्लासरूम के टीचर खड़ा हुआ और 3 फुट के फासले के ऊपर उसका बैठा हुआ स्टूडेंट्स अगर उसकी बात को नहीं फॉलो कर रहा तो उसकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप है। और कम्युनिकेशन की बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं। आपने साउंड लेवल क्या रखना है, आपने वर्ड्स कौन से बोलने हैं, आपने सेंटेंस कौन सा बोलना है। इसके लिए सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट टीचर को अपने माइंड में रखनी चाहिए वो स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल, नॉलेज लेवल का ख्याल रखे एंड ऑलवेज स्पीक टू द ऑडियंस अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। ना कि उनको उठा के आप ऊपर लाएं कि वो आपकी बात को समझे जो आप कह रहे हैं, बल्कि आप उनके लेवल पे जाके बात करें कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके बेहतर तौर पे। नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है, इट इज़ एसेंशियल स्किल टू फंक्शन वेल एट अ वर्क प्लेस वे डाइवर्सिटी इज़ इंक्रीजिंग। जहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे हों, नॉलेज वाइज, कल्चर वाइज, सेक्ट वाइज, कास्ट वाइज, मुख्तलिफ कम्युनिटी से लोग आते हैं, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आम हो रहा है, मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे, तो वहाँ हर बात करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि मेरी ये बात किसी को हर्ट तो नहीं करेगी, कोई इससे दुखी तो नहीं होगा। स्पेशली क्लासरूम के अंदर 40+ बच्चे बैठे हैं, तो जब आप कभी लेक्चर दे रहे हों, कम्युनिकेशन कर रहे हों, तो कोई ऐसी बात ना करें कि किसी स्टूडेंट्स को वो डायरेक्ट हिट करे और वो परेशानी के आले में आ जाए कि टीचर ने आज क्या कह दिया है किसी। और स्पेशली अपनी लैंग्वेज के अंदर बहुत एहतियात बरतें, हमेशा अप्रिशिएटिंग, इनकरेजिंग वर्ड्स, सेंटेंस यूज़ करें ताकि लोग काम करने के लिए तैयार हों, ना कि काम से भागें। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात अक्सर की जाती है, एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक दरमियान में जो सोर्स होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ दफ़ा जो सोर्स होता है, जो मीडियम होता है, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसा इशू आ जाता है कि आपकी बात लाइक ट्रैफिक है, आपका क्लासरूम या आपकी मीटिंग किसी ऐसी जगह हो रही है कि बाहर ट्रैफिक गुजर रही है, आवाज़ें आ रही हैं या कहीं शोर हो रहा है और आप बजाय इसके कि उस शोर को कवर करें आप और ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो बात कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं हो रही होती। आपको उस बजाय उस शोर को ख़त्म करें और बेहतर तौर पे फिर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग, कि आप कितने, एक लीडर के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर के अंदर ये खूबी होती है कि वो पहले खुद एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आता है और फिर दूसरों को कहता है कि नो फॉलो इट, अब आप इसको करो।
तो ये होता है इन्फ्लुएंस करना, दूसरे के ऊपर अपना तासर छोड़ना, अच्छा पॉजिटिव असर छोड़ना। इसके लिए कहा जाता है कि इन्फ्लुएंसिंग टू टेक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, कि पहले आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ मैं ये करता हूँ, तो फिर दूसरे खुद ब खुद उन पे इसका असर जाएगा एंड दे विल फॉलो इट, वो भी उसको करने की कोशिश करेंगे और उसी तरह आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, परस्यूडिंग अ मेंबर ऑफ द टीम टू चेंज बिहेवियर। एक बंदा गलत तो नहीं कहे लेकिन उसका कुछ बिहेवियर ऐसा है, दूसरों की बात नहीं मानता, एब्सेंट रहता है, काम से जी चुराता है, भागता है, अपनी ड्यूटी फुली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग अ गुड मैनेजर, बीइंग अ गुड लीडर, कि आप अपने इखलाक से, अपने तर्ज अमल से, अपने बिहेवियर से उसको इस बात पे मजबूर करें कि वो अपना एप्टीट्यूड, अपना एटीट्यूड चेंज करके एक पॉजिटिव साइड पे चला जाए। ये है इन्फ्लुएंस एक टीचर का या एक लीडर का। फिर है परस्यूडिंग द बोर्ड इन अ न्यू सिस्टम, का नया सिस्टम आ गया है, नई चीज़ें आ गई है, नया करिकुलम इंट्रोड्यूस हो गया है, कोई नई गवर्नमेंट ने कोई नई चेंजेस ला के अंदर ले आई हैं, कोई कानून नया पास हो गया है, लाइक आजकल ये वो मशीन्स लग गई हैं जिसके ऊपर अटेंडेंस आपको मार्क करनी होती है, बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है। तो बजाय इसके कि लोगों को आप डांटें, डांट डपट करें, रोज़ एब्सेंट लगाएं, उनको अपने रवैये से इस बात पे मजबूर कर दें कि वो जो नया सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर लें, उसको कबूल कर लें और उसके मुताबिक वो आना शुरू हो जाएं। फिर है बी क्लियर अबाउट द रिजल्ट यू वांट। जब आपने इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को मुतासर करना है, तो सबसे पहले उनके सामने टारगेट बड़े क्लियर रखें कि हमारा ये टारगेट है इस साल। अब जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम अच्छे रिजल्ट्स दें, अच्छे ह्यूमन बीइंग पैदा करें, गुड स्टूडेंट्स पैदा करें जो कल को कम्युनिटी में जाके, सोसाइटी में जाके हमारा नाम रोशन करें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने टारगेट टीचर के सामने रखें कि हमने रिज़ल्ट तो 100% देना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उनकी जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि खाली एक नॉलेजेबल बंदा है, बहुत नॉलेज है, लेकिन वो बदतमीज़ है, वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो लोगों की इज़्ज़त नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का मकसद है कि मैंने पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो ये कोई मकसद नहीं है। पढ़ लिख के तो इंसान माशरे का अच्छा फ़र्द बनता है, माशरे के काम आता है, माशरे को संवारता है। तो ये भी हमें अपने जो हमने रिज़ल्ट देने हैं, जो हमारे टारगेट और जो हमारे गोल है, उसके बारे में हमें बहुत क्लियर होना चाहिए और फिर हम इन्फ्लुएंस दूसरों को कर सकेंगे। आगे है स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हेनेवर यू वांट समथिंग फ्रॉम अदर, तो सबसे पहले ये सोचिए कि अगर मैं उसकी जगह पे हूँ, को मुझे वही आर्डर करे तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। जब कभी किसी को आर्डर करें, आप किसी बड़ी सीट के ऊपर हैं, लीडर हैं, मैनेजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या किसी छोटी सीट के ऊपर हैं, व्हेनेवर यू गिव ऑर्डर टू समथिंग, टू डू समथिंग फॉर यू और फॉर अदर पर्सन, आप खुद को उसकी जगह रख के सोच ले, एक जगह एक दफ़ा ज़हन में लाएं कि अगर मैं वहाँ पे हूँ, अगर मुझे कोई ये कह रहा हो तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर बेहतरी आनी शुरू हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन बेटर रिजल्ट पैदा करनी शुरू कर देती है और हर एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंटैक्ट रहती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों को इतना बुरा फील कर लेते हैं, लेकिन अगर ये एक पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कि ऑलवेज थिंक इफ यू आर एट द प्लेस ऑफ दैट पर्सन व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, तो बहुत सारे मिसाइल हल हो जाते हैं। स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर पार्टी, दूसरों की जगह रख के खुद को कभी सोच लें। जी आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमने ये मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर ली, इन्फ्लुएंस भी डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, प्लानिंग भी कर ली, हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स भी कर लिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंस होता है, इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन कितनी है, स्टाफ आपस में एक दूसरे से बातचीत कितनी करता है, उनके आपस में तावन कितना है। कोऑर्डिनेशन इज़ द unification and integration of efforts of the group members so as to provide unity of action to get common goal। जब एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं, बल्कि इंग्लिश में कहते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। इत्तेफाक में बरकत होती है,
तो जब आप एक काम को मिल के लेके चलते हैं, इकट्ठे लेके चलते हैं, वो छोटी सी एक मिसाल देते हैं, बूढ़े बीमार था तो उसका बेटे आपस में लड़ते रहते थे, उसने कहा कि वो लकड़ियाँ लाओ एक एक, उनको बांधो तोड़ो, तो उनसे नहीं टूटी, फिर कहा इनको अलग अलग कर दो, तो हर एक ने आसानी से तोड़ दी। तो यही है कि जब आप कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के एक ग्रुप या टीम की सूरत में काम करते हैं तो आप सक्सेस यकीनी हो जाती है। लेकिन अगर एक टीम है, हॉकी की टीम है या क्रिकेट की टीम है, तो हर बंदा इंडिविजुअल एफर्ट करनी शुरू कर दे, जिसके हाथ में बॉल आई वो लेके भाग पड़ा है या वो दूसरे अपने खुद ही कहता है कि मैं ही ले जाऊंगा, तो फिर वो टीम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन ये दिखाती है कि टीम में रह के काम कैसे करना है। एक टीम में हर एक को प्रेफरेंस दी जाती है, हर एक को अपना साथी समझा जाता है, हर एक के रोल को अहमियत दी जाती है और ये समझा जाता है कि मिल के अगर हम काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इट इज़ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो जो आपकी एक इदारा है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक ये छुपी हुई ताकत होती है जो हर एक के दिल में होती है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, हमने एज ए टीम के तौर पे काम करना है, और टीम के तौर पे अगर हम काम करेंगे तो हम जल्दी अपनी मंजिल, अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हमने टांगें खींचनी शुरू कर दी, एक दूसरे से को धक्के मारने शुरू कर दिए, एक दूसरे का हक मारना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली जब नाकाम हो जाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो हर एक रिस्पॉन्सिबल होता है, हर एक दूसरे पे शक करता है कि हाँ इसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं, इसने कम धक्का लगाया, इसने कम मेहनत की, ये भाग जाता था, ये काम चोर था। तो ये सारी बातें फिर नेगेटिव की तरफ जाती है। लेकिन अगर कामयाबी हो जाए तो फिर सबके सर पे सेहरा सजता है कि हाँ सब ने मेहनत की और कोऑर्डिनेशन से काम किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर ये जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट हमें हमारे मज़हब ने भी दिया है कि जब इस दुनिया की ज़िंदगी में हम आए हैं, हमने कुछ अरसा जी के वापस जाना है, तो हमसे पूछा जाएगा कि हमने क्या किया है, हम क्या करके हमने इस वक्त को जो हमें मौका मिला, जो सोर्सेज मिले, उसका कैसे इस्तेमाल किया। सेम इज़ द केस विद दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जब काम करते हैं तो उसके आखिर में एवेल्यूएशन होती है। देखा जाता है एवेल्यूएशन मीन टू गिव वैल्यू टू समथिंग, कि किसने क्या काम किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। एवन हम एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी ACRs लिखी जाती हैं, एनुअल रिपोर्ट लिखी जाती है, इस तरह इदारे की मुख्तलिफ फंक्शंस को जज किया जाता है कि कहाँ तक कामयाब हुए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जिक्र आता है तो वहाँ पे आता है कि बच्चों का रिज़ल्ट कैसा रहा, बच्चों ने स्पोर्ट्स में कितने मेडल लिए, बच्चों ने स्पीचेस में कितने, डिबेट में कितने। इवन आजकल तो उनके बिहेवियर को भी नोट किया जाता है कि बच्चों का बिहेवियर क्लासरूम में कैसा था। तो ये सारी इवेल्यूएशन है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर भी अगर हम इसको इवेल्यूएट नहीं करेंगे, हम इसको कुछ अरसे बाद चेक नहीं करेंगे कि हम कितने सक्सेसफुल रहे या कितने नाकाम रहे और कहाँ कहाँ हमें बेहतरी की ज़रूरत थी, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम इवेल्यूएशन करते हैं। इवेल्यूएशन इज सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द आउटकम, कि जो हमने टारगेट सेट किए थे शुरू के अंदर, हमने टारगेट कहा था कि हमने इस साल इतने बच्चे हमारे इदारे से पढ़ के जाएंगे, इतने फर्स्ट डिवीज़न लेंगे, इतने हम स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे, इतने बिहेवियर के अंदर हम स्टूडेंट्स के अंदर चेंज लाएंगे। वो जो गोल हमने सेट किए थे, हमने साल के बाद या 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उनको चेक करना है कि हम कहाँ तक कामयाब हुए। लाइक यहाँ पे हमने शुरू में बात की थी कि 3 मेन कंपोनेंट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल एसेट्स हैं और हमारे फाइनेंस है। इन तीनों की इवेल्यूएशन आपने करते रहना है कि इस साल इस महीने के बजट में इतना पैसा आया था, इतना हमने ह्यूमन रिसोर्स पे, इतने ट्रेनिंग पे खर्च कर दिया, इतने हमने लोगों को वज़ाइफ दे दिए, इतने लोगों को हमने जो बुक्स ले दी, यूनिफॉर्म ले दी। इसी तरह फिजिकल एसेट में हमने इतने कंप्यूटर खरीद लिए, इतनी ज़रूरत थी हमारे स्टूडेंट्स को, इतने हमने खरीद लिए, इतने हम नेक्स्ट खरीद लिए। तो ये इवेल्यूएशन है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। एवेल्यूएशन इज़ अ टूल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ये हमें उस सवाल का जवाब देता है बेसिक, जहाँ से हम स्टार्ट हमने लिया था कि हमने एक डिसीजन मेकिंग पे पहुँचे थे कि एक फ़ैसला किया था हमने कुछ करना है। उसी डिसीजन का आप आंसर आ रहा है कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं। क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंसेस डिड आवर वर्क मेक इन पीपल्स लाइफ एंड कम्युनिटी, कि हमने ये जो सारा प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन का किया, जिसमें हमने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, एवेल्यूएशन की एंड पे, तो हमें इस सवाल का जवाब मिला कि हमने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, इंसानों की ज़िंदगियों के अंदर कितनी तब्दीली लेके आई और ओवरऑल जो हमारा माशरा है, जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे थे, उस सोसाइटी के अंदर इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दिस इज़ कॉल्ड इवेल्यूएशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की
सेकंड लेक्चर था। पहले लेक्चर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया। अब इस लेक्चर के अंदर यूनिट 1 हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को डिस्कस किया। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।